और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, ममता के पास जाएंगे। ममता, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिया, कोमल जंघेल को उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, देखिए 3 नामों का पैनल भेजा गया था और उसमें पहले लुकेश्वरी जंघेल जो है उनका नाम चल रहा था और इसके साथ ही ज्योति जंघेल का नाम चल रहा था और कोमल जंघेल का भी नाम चल रहा था। पूर्व विधायक कोमल जंघेल रह चुके हैं और उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कहीं न कहीं लोधी समाज का जो समीकरण है उसको बीजेपी ने भी ध्यान रखा हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस ने रखा है। हम एक बार फिर से जो पीसीसी के प्रभारी महामंत्री है रवि घोष, उनसे बात करते हैं। कोमल जंघेल को कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने महिला उम्मीदवार खड़ा किया है, उन्होंने पूर्व विधायक जो है वो पुरुष उम्मीदवार खड़ा किया है। देखिए, कांग्रेस ने जमीन से जुड़ा हुआ सरपंच और जनपद में रही और वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दी है और हम निश्चित जीतेंगे। देखिए, लोधी समाज का ही समीकरण ध्यान में रखा गया है। कोमल जंघेल भी लोधी समाज से आते हैं, यशोदा वर्मा भी उसी से आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कितना, चूंकि समाज तो एक ही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कांग्रेस के? चैलेंज तो है। नहीं, अपन कांग्रेस के हमारे जो सरकार ने जो काम हो रही है उस पे हमको भरोसा है। जातिवाद अपने जगह में है। हमने जो सही कार्यकर्ता को टिकट दिया है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनके साथ है और जो उम्मीदवारी किए थे वो सब एक रूप है, कोई उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसको चैलेंज की तरह नहीं देखते हैं? नहीं, हमारा सरकार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं गांव-गांव में, तो हम इसको चैलेंज क्या है। हमारा कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, वो कांग्रेस ने टिकट दिया, हम भारी मतों से जीत रहे हैं। तो ये पीसीसी के प्रभारी महामंत्री रवि घोष, और उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जमीनी जो कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया हुआ है। और यशोदा वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अभी अध्यक्ष भी हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हमारी सरकार ने इतना काम किया हुआ है, तो जातिगत समीकरण तो अपनी जगह है ही, लेकिन सरकार के काम भी अपनी जगह पर है। और यशोदा वर्मा जो है जमीनी कार्यकर्ता को हमने को टिकट दिया है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ही भारी मतों से जीतेगी, ऐसा उनका दावा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर किसने काम किया है, उसके दम पर इस चुनावी मैदान को फतेह करने की कोशिश है और पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है, बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है, कोमल जंघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यशोदा वर्मा चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। अभी यहाँ पर जेसीसीजे के पत्ते खोलना बाकी है। जेसीसीजे ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन कहना यह है कि सृष्टि सिंह या फिर नरेंद्र सिंह, ये 2 नाम ऐसे हैं जिन पर एक नाम पर मुहर लग सकती है। अब चूंकि साख का सवाल है कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। अब जो पिछले विधायक थे उनके देवव्रत सिंह, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। जेसीसीजे के वो विधायक थे जो कि 2018 में जब चुनाव हुए तो उसी वक्त वे इस पार्टी में शामिल हुए थे और अच्छा खासा वोट बैंक उनका रहा है। लेकिन देखना यह है कि इस बार चूंकि उसी राज परिवार से ये दोनों लोग सामने आते हैं, सृष्टि सिंह और नरेंद्र सिंह, तो देखना यह है कि इस बार चुनावी मैदान में किसको जनता जिताती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, रायपुर का संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया कोमल जंघेल को, कांग्रेस ने कल ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जेसीसीजे के पत्ते खोलना बाकी है। पूरा जो ये राजनीतिक विश्लेषण है ये बताएं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी बहुप्रतिष्ठित जो इंतजार लगातार कर रही थी कि किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। बीजेपी ने पहले तय किया था कि कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान के बाद जो है वो बीजेपी ऐलान करेगी और अंततः बीजेपी ने कुछ देर पहले ऐलान कर दिया कि कोमल जंघेल के चेहरे पे ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। रीनू, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कोमल जंघेल इस चुनाव को मिला के लगातार चौथा चुनाव वो लड़ेंगे। 2008, 2013, 18 के बाद फिर से उपचुनाव में लड़ेंगे। 2008 में एक बार मात्र उन्हें जीत का स्वाद चखने को मिला है, बल्कि 2013 और 18 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लगातार बीजेपी ने चौथी बार उसी चेहरे पे भरोसा जता के कोमल जंघेल को चुनावी मैदान में भेजा है। यह बात अलग है कि बीते चुनाव में कोमल जंघेल जेसीसी के प्रत्याशी देवव्रत सिंह जो दिवंगत हो चुके हैं उनसे महज 870 वोटों से ही हारे थे। दूसरे नंबर पे थे कांग्रेस, जो है उन्हें आधे वोट भी, कांग्रेस के प्रत्याशी गिरिवर जंघेल को आधा वोट भी नहीं मिला था। तो हो सकता है बीजेपी ने इस समीकरण को साधा हो कि बीते चुनाव में जब कांग्रेस की लहर थी पूरे छत्तीसगढ़
में पहले चुनाव में 90 में से 67 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। उस वक्त अगर कोमल जंगेल महज 870 वोटों से हारते हैं तो कोमल जंगेल का जो जनाधार है वो धरातल पे हो। बीजेपी इस फॉर्मूले को लेकर आगे चल रही है। अब आने वाले समय में तय होगा कि इसमें कोमल जंगेल पे जो बीजेपी ने भरोसा जताया है वो कितने खड़े उतरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जोगी कांग्रेस के जो वहां पे निवर्तमान जो विधायक थे, देवव्रत सिंह जो विधायक थे जिनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है, वो जब अपने प्रत्याशी ऐलान करेंगे तब क्या वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या वो राजभवन का रुख करेंगे, वहां पे राजमहल का रुख करेंगे? क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो देवव्रत सिंह के बहनोई हैं उन्हें ही टिकट देने की तैयारी जो है जोगी कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में खैरागढ़ जो लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में कांग्रेस ने भी लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने फिर से एक बार लोधी समुदाय से जो आते हैं उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। केवल जोगी कांग्रेस जो है वो राजमहल का रुख करेगी। तो ऐसे में मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प होगा। अब इसमें जनता का मूड क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कोमल जंगेल के नाम पे मुहर लगने के बाद बीजेपी के भीतर खाने में जो लगातार राजनीतिक गलियारे में बदलाव, नए चेहरे और युवाओं पे भरोसा जताने की जो बात कही जा रही थी वो तमाम बातें खोखला ही साबित हुई आज कोमल जंगेल के नाम पे मुहर लगने पे। क्योंकि अगर उस समीकरण को लेकर बीजेपी जाती तो कोमल जंगेल उस फॉर्मूले में फिट होते नहीं थे। लेकिन लगातार चौथी बार उन्हें चुनावी मैदान में भेजना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपने विश्वसनीय चेहरे के दम पे ही चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी इसलिए भी इस चुनाव को अहम मान के चल रही है वीनू, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के जिले वाला ये चुनाव है। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बदले हुए समीकरण के साथ बीजेपी धरातल पे जाएगी। जनता जनार्दन क्या फैसला देगी 12 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी के प्रत्याशी ऐलान के बाद अब जो है वहां पे मुकाबला त्रिकोणीय हो या दो पक्षी मुकाबला हो, इसके लिए जोगी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार करना होगा। लेकिन मुकाबला निश्चित तौर पे दिलचस्प होगा, क्योंकि लोधी समाज वर्सेस लोधी समाज का जो मुकाबला है वो धरातल पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ममता आपकी तरफ भी आते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ कोमल जंगेल का नाम घोषित हो चुका है बीजेपी की तरफ से, जेसीसीजे जो कि राज परिवार की तरफ रुक कर रहे हैं। दो नाम जो सामने आए, सृष्टि सिंह और नरेंद्र सिंह, ये दोनों ही राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो जनता किसको वोट देती है ये तो खैर इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन ये जो मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस के लिए कितना टफ रहेगा यदि जेसीसीजे किसी महिला प्रत्याशी को उतारती या फिर राज परिवार के किसी घर के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारती है? तो वाकई अगर ऐसा कहीं होता है कि यदि सृष्टि सिंह जिस तरीके से उनका नाम आगे चल रहा है और नरेंद्र सिंह जो है, दो नाम है लेकिन सृष्टि सिंह का नाम भी आगे चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि वो उन्हें जेसीजे जो है उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो ये जरूर है कि दो कांग्रेस की अपनी जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा और तो दो प्रत्याशी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वोट परसेंटेज जो है, चूंकि महिलाओं का वोट है जो है वो बट जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि वो जो है वो जोगी कांग्रेस को कहीं मुकाबले पे नहीं मानती है। हालांकि उनका ये भी दावा है कि बीजेपी को भी वो नहीं मानती है, क्योंकि उनका कहना है कि 70 सीटें हैं, 71वीं भी हमारी होगी, क्योंकि सरकार के काम का जो है उस पर सबसे ज्यादा महिला वोटर्स जो है वही मुहर लगाएंगी। और जातिगत समीकरण भी अगर हम बात करें तो जातिगत समीकरण को देखकर भी कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, तो उनका कहना है कि जातिगत समीकरण में साथ होंगे। राज परिवार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जनता कांग्रेस जो है वो राज परिवार के चूंकि ये दोनों ही जो है वो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है कि राज परिवार के बीच में पिछले दिनों जो विवाद जिस तरीके से सामने आया था, तो उनका ऐसा लगता है कि चुनाव में भी ये काफी मायने रखेगा और कहीं न कहीं वोटर जो है वो भ्रमित होता है, ऐसा कांग्रेस का सोचना है। ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से चीजें सामने आती है। शुरुआती तौर पर यह जरूर हो रहा था कि बीजेपी भी जो है वो महिला उम्मीदवार जो है वो खड़ा करेगी। दो नाम काफी सामने चल भी रहे थे, रुकेश्वरी जंगेल और ज्योति जंगेल, लेकिन कोमल जंगेल को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल बिल्कुल ममता और अवधेश, एक छोटा सा सवाल आपके पास लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है ये समझना कि कांग्रेस का ये कहना है कि जो पिछले सालों से काम चला रहा है उसके दम पर ही इस चुनाव को जरूर जीतेंगे। यहाँ पर महिला प्रत्याशी उम्मीदवार है, वो ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जब 2018 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में जेसीसीजे ने ही बाजी मारी थी।
बिल्कुल देखिए, देवव्रत सिंह 2003 में जब खैरागढ़ में राज्य गठन के बाद पहली बार चुनाव हुआ, उस वक्त भी देवव्रत सिंह विधायक वहां से चुने गए थे। 2018 में कांग्रेस ने दावा किया था कि कांग्रेस की लहर छत्तीसगढ़ में चल रही है और परिणाम भी उसी तरह से हुआ था कि 90 में से 67 सीट कांग्रेस के खाते में गए थे। लेकिन खैरागढ़ एक ऐसा सीट था जहां पे जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना विजय परचम लहराया था और बीजेपी के जो कोमल जंगेल थे वो महज 870 वोट से पीछे थे। कांग्रेस भले तीसरे नंबर पे थी, लेकिन वोटों का फासला जो था वीनू, वो तकरीबन 30,000 वोटों का फासला था। तो ऐसे में ठीक है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीते 3 सालों के विकास कार्यों को लेकर वो चुनावी मैदान में जाएगी और ऐसे भी उपचुनाव के परिणाम देखा जाए तो कहा जाता है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है। परिणाम क्या होगा 16 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज से जो है प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब धरातल पे मतदाताओं का जो रिझाने का जो काम है वो लगातार शुरू हो जाएगा। बीजेपी पूरी जोर लगाएगी। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होना है उससे पहले इसे सेमीफाइनल मान के वो चल रही कि इस चुनाव को हर हाल में जीत के बढ़े हुए मनोबल के साथ वो 2023 में उतरे। तो वहीं कांग्रेस से जरूर चाहेगी कि 70 से बढ़ के 71 तक उनकी संख्या हो और एक बार फिर से उन्हें ये कहने का मौका मिले कि खैरागढ़ की जनता ने 3 सालों के कामकाज पे मुहर लगाया है और उस दम पे वो चुनावी मैदान में जाएंगे 2023 में। तो 2023 से पहले चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके लिए बेहद ही अहम चुनाव है। लेकिन जोगी कांग्रेस का जिक्र करना इसलिए लाजमी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2018 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई तीसरा दल जो है 7 सीटों के साथ विधानसभा में अपनी धमक दी हो, अपनी दस्तक दी हो। इससे पहले बड़े बड़े नाम जो है वो तीसरे फ्रंट के लिए लड़ चुके हैं। ताराचंद साहू का नाम इसमें शामिल है, विद्याचरण शुक्ल का नाम शामिल है, लेकिन वो चुनाव में जीतने का करिश्मा जो वो कर नहीं पाए थे। जोगी कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर लड़ी थी, 7 सीटों पे जीती थी। अजीत जोगी के निधन के बाद कहा जा रहा है कि जोगी कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, तो उनके लिए संजीवनी ये चुनाव होगा। जोगी कांग्रेस का अस्तित्व क्या होगा इस चुनाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो वहीं